इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका आधार ग्राम स्वराज्य मिशन आश्रम के सचिव श्री विश्वंभर नाथ द्वारा दिया गया डेटा और शोध है। हम बात करेंगे हरित घर यानी ग्रीन होम की। अक्सर लगता है ना कि इको फ्रेंडली घर बनाना कोई आजकल का नया आधुनिक ट्रेंड है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी प्राचीन भारतीय विरासत और आज के आधुनिक विज्ञान के बीच का एक बेहद मजबूत और खूबसूरत पुल है। और इस पुल की नींव हमारे वेदों में बहुत पहले ही रख दी गई थी। अथर्ववेद का यह श्लोक माता भूमि है पुत्रो अहम पृथ्व्याः सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरा भावनात्मक आधार है। इसका सीधा सा अर्थ है पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि हमारा एक गहरा सांस्कृतिक और पारिवारिक कर्तव्य है। तो चलिए इस पूरी रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। विज्ञान से लेकर तकनीक, हमारे शास्त्रों के ज्ञान और समाज के जमीनी प्रयासों तक आज सब कुछ डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इस हरित घर का असल विज्ञान और कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, एक हरित घर का मतलब सिर्फ बालकनी में कुछ गमले रख लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम है जो प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर बचाव करता है। घर को बिना एसी के ठंडा रखने वाली पैसिव कूलिंग तकनीक, बारिश के पानी को सहेजना और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, ये सब मिलकर पर्यावरण को शून्य नुकसान पहुंचाते हैं। और श्री विश्वंभरनाथ के विश्लेषण के अनुसार ये कदम सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ते हैं, जैसे स्वच्छ जल के लिए SDG 6 और स्वच्छ ऊर्जा के लिए SDG 7। अब उस पहलू पर आते हैं जो सीधे हमारी जेब से जुड़ा है, आधुनिक तकनीक और इसके आर्थिक फायदे। क्या आप जानते हैं कि सही इंसुलेशन, घर में प्राकृतिक हवा का अच्छा प्रवाह और रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर बिजली के बिलों में सीधे तौर पर 20 से 30% तक की भारी कटौती की जा सकती है। ये हर महीने होने वाली एक बड़ी बचत है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा आने से स्वास्थ्य तो बेहतर होता ही है, साथ ही ऐसी संपत्तियों की बाजार में कीमत भी काफी बढ़ जाती है। पानी की बचत के आंकड़े तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। नहाने और कपड़े धोने के पानी को फिर से इस्तेमाल लायक बनाने वाली ग्रे वाटर रिसाइकलिंग तकनीक और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी की कुल खपत में आसानी से 30 से 50% तक की कमी लाई जा सकती है। जरा सोचिए, हम कितना सारा साफ पानी बचा सकते हैं। विज्ञान और तकनीक से थोड़ा पीछे मुड़कर अब अपने शास्त्रों की ओर देखते हैं और प्रकृति से उनके संबंध को समझते हैं। मत्स्य पुराण में एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी गई है, जो इस संख्या 10 के इर्द गिर्द घूमती है। वहां लिखा है, एक बावड़ी 10 कुओं के बराबर होती है, एक तालाब 10 बावड़ियों के बराबर होता है, एक पुत्र 10 तालाबों के बराबर होता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है ना कमाल की बात? यह तुलना हमें समझाती है कि हमारे शास्त्रों में एक पेड़ लगाने का महत्व कितना ज्यादा और विशाल माना गया है। अब बात करते हैं घर के अंदर की हवा और हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र हमेशा से तुलसी, नीम और बांस जैसे पौधों को घर में लगाने पर बहुत जोर देता है। क्यों? क्योंकि ये स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। वहीं दूसरी ओर ये कैक्टस या कंटीले पौधों से बचने की भी सख्त हिदायत देता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को रोकते हैं और घर में अकारण तनाव पैदा कर सकते हैं। और यहां सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। नासा की क्लीन एयर स्टडी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि स्नेक प्लांट और पीस लिली जैसे पौधे हवा से बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे खतरनाक केमिकल्स को सोख लेते हैं। और वास्तुशास्त्र क्या कहता है? वास्तु ने सदियों पहले ही इन पौधों को हवा साफ करने और ऊर्जा के लिए उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व जैसी खास दिशाओं में रखने की सलाह दी थी। आधुनिक एरोस्पेस रिसर्च और प्राचीन ज्ञान का यह संगम वाकई बेजोड़ है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत और घर के स्तर की बात, लेकिन पूरे समाज में बदलाव कैसे आएगा? आइए सामाजिक और संगठनात्मक प्रयासों को देखते हैं। जब तक लोग एक साथ नहीं आते, तब तक कोई बड़ा बदलाव मुमकिन नहीं है। एक निष्पक्ष केस स्टडी के रूप में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण गतिविधि कार्यक्रम को देख सकते हैं। उनका पूरा फोकस जमीनी स्तर पर 5 चीजों पर है: पानी बचाना, सिंगल यूज प्लास्टिक को जड़ से खत्म करना, औषधीय पौधे लगाना, हफ्ते में कम से कम एक बार परिवार के साथ पर्यावरण पर चर्चा करना और बिजली बचाना।
ये पूरा काम एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है। समाज में हरित प्रहरी बनाए जाते हैं जो आस पड़ोस के करीब 10 घरों का मार्गदर्शन करते हैं। फिर ये सभी परिवार एक जगह इकट्ठा होते हैं जिसे हरित मिलन कहा जाता है। वहां वे पर्यावरण पर बात करते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं और पौधों के बीजों का आदान प्रदान करते हैं। ये कम्युनिटी बिल्डिंग का एक शानदार मॉडल है। लेकिन जाहिर है इस राह में कुछ रुकावटें भी हैं। आइए इन चुनौतियों और इनके सटीक समाधानों पर बात करते हैं। सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं? शुरुआत में लगने वाला ज्यादा पैसा और शहरों के छोटे अपार्टमेंट्स में जगह की कमी। लेकिन आज इनके बेहद व्यवहारिक समाधान मौजूद हैं। सौर ऊर्जा के लिए सरकार की पीएम सूर्य घर योजना से मिलने वाली भारी सब्सिडी और बैंकों से कम ब्याज पर मिलने वाले ग्रीन होम लोन ने इसे काफी आसान बना दिया है। और जगह की कमी, उसके लिए वर्टिकल गार्डनिंग और हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकें हैं, जहां पौधे बिना मिट्टी के हवा और पानी में उगते हैं और 90% तक पानी बचाते हैं। इन सब बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है, टिकाऊ जीवन शैली अपनाना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। और इसे हर घर हरित घर जैसे अभियानों के जरिए एक सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प का रूप लेना ही होगा। जैसे जैसे हम अपने घरों में स्थिरता और प्रकृति की ओर ये छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं, अंत में एक बेहद शक्तिशाली विचार मन में रह जाता है। जरा सोचिए, यदि हम आज अपने घरों को बदलते हैं तो कल ये ग्रह कितना खूबसूरत और सुरक्षित दिखेगा। इसी विचार के साथ इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।